नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत वर्षों में CGPSC की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं प्रश्नों को अलग अलग तरीके से विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो प्रश्न जो है मैंने 10 प्रश्न लिए हैं और इनको जो है अच्छे से हम लोग डिटेल से जानेंगे इन प्रश्नों के बारे में। तो आप लोग जो है आखिर तक इसको देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो प्रश्न जो है मेरे पास यहाँ पेपर में मैंने लिखा हुआ है, आपको अपने स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो यहाँ मैंने पहला प्रश्न लिया है, भारतीय नेपोलियन के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कई सारे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा कि भारतीय नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है। तो नेपोलियन ये कौन था? तो ये फ्रांस का शासक था जिसने फ्रांस में पूरा अपना सत्ता स्थापित कर लिया और पूरे फ्रांस का प्रभुत्व वो जो है पूरे यूरोप में फैलाना लग गया। उसने पूरे यूरोप में हाहाकार मचा दिया था, पूरा यूरोप उसके सामने झुकने को तैयार हो गई थी। तो वो एक बहुत ही बढ़िया सेनानायक था। इसी कारण से हमारे भारत के एक प्राचीन समय के शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है, क्योंकि वह शासक भी नेपोलियन के समान एक महान योद्धा था। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कई मामलों में वो नेपोलियन से भी अधिक बड़ा योद्धा था। नेपोलियन तो कुछ युद्ध हारा भी था, जैसे कि वाटरलू का युद्ध उसने हारा था, लेकिन भारत का नेपोलियन जिसको कहा जाता है उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा है। तो किसको बोला जाता है भारत का नेपोलियन? तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, इसको जो है भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इसने पहले तो संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया, उसके बाद दक्षिणा पथ से होता हुआ ये दक्षिण भारत में गया और वहां के लगभग 12 शासकों को परास्त किया। और इसकी महानता देखिए कि इसने उन शासकों को परास्त किया और उसके बाद उन शासकों को उनका राज्य वापस लौटा दिया। बोला कि तुम अपना शासन करो, बस तुम मुझे टैक्स दो, इस टाइप से। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। वही चंद्रगुप्त प्रथम जो कि इसका पिता था, उसने भारत में 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो यह भी कई बार पूछा गया है, 319 में गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैं बातें बता रहा हूं ना अपना ये वाली सीरीज के अंतर्गत, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व रखता है। तो गुप्त संवत 319 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। वही जो रामगुप्त है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण होता है और वो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंपने को तैयार हो जाता है। और उसका जो भाई चंद्रगुप्त, वो देखो चंद्रगुप्त ये प्रथम था गुप्त संवत वाला, लेकिन समुद्रगुप्त का एक बेटा हुआ जिसका नाम भी चंद्रगुप्त रखा गया, जो बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वो जो है स्त्री वेश धारण करके शकों के खेमे में घुस जाता है और शकों का वहां पर दमन करता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उसने उपाधि धारण कर रखी थी ना शकों को परास्त करने के पश्चात। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे ना, वो कला और साहित्य का बहुत बड़ा पोषक था। उसने अपने यहाँ बहुत सारे साहित्यकारों को संरक्षण दे रखा था, जिनमें से एक महाकवि कालिदास जी भी थे। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। महाकवि कालिदास जी की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो आ गया क्वेश्चन महाकवि कालिदास जी से रिलेटेड। तो महाकवि कालिदास जी की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है, आपको यह बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, मृच्छकटिकम। तो यहां पर 4 पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं, मेघदूतम, ऋतुसंहार और मृच्छकटिकम। इसके बाद कौन सा नाम दिया हुआ है? रघुवंशम। तो इन चारों में से कोई एक रचना जो है महाकवि कालिदास जी की नहीं है। तो देखो, जो महाकवि कालिदास जी हैं, जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि वो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये जो है संस्कृत के बहुत बड़े साहित्यकार थे महाकवि कालिदास जी। तो इनकी 7 रचनाएं अभी तक ज्ञात है। वैसे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, लेकिन जो प्रमाणित हैं वो 7 हैं। तो कौन कौन सी है ये 7 रचनाएं, मैं सभी के नाम आपको बता देता हूं। विक्रमोर्वशीयम नाम थोड़े से ना कठिन है।
पर याद हो जाएंगे आप लोगों को, विक्रमोर्वशीयम। दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद तीसरा है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ये इनकी तीसरी रचना। उसके बाद इनकी चौथी रचना है रघुवंशम। तो ऑप्शन में रघुवंशम दिया हुआ है ना, तो रघुवंशम ये इनकी चौथी रचना। पांचवी रचना है कुमार संभवम, कुमार संभवम, ये पांचवी रचना। छठवीं रचना है ऋतु संहारम, ये भी दिया हुआ है ऑप्शन में, ऋतु संहार। सातवीं रचना है मेघदूतम, मेघदूतम, ये इनकी 7 रचनाएं। जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मृच्छकटिकम, वो महाकवि कालिदास जी की रचना नहीं है। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक। याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है। देखो जितने भी प्राचीन समय की पुस्तकें हैं ना, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। मैंने इसको लेकर के एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्राचीन समय की 100 पुस्तकें, प्राचीन समय के 100 पुस्तकों का उसमें उल्लेख किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग उसको देखिएगा, सर्च करिएगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बुक बोल के। मैं कोशिश करूंगा इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं। तो मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी, और ये सभी जो है महाकवि कालिदास जी की रचनाएं थी। विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ये जो तीनों हैं नाटक हैं, तीनों जो हैं नाटक हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद रघुवंशम और कुमार संभवम, ये दोनों जो हैं महाकाव्य हैं। क्या है? महाकाव्य। उसके बाद ये दोनों ऋतु संहार और मेघदूतम, ये खंड काव्य है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रचना खंड काव्य है, कौन सी रचना नाटक है। इसमें ना कौन सी रचना नाटक नहीं है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो मालविकाग्नि मित्रम है, यहां पर मालविका प्लस अग्निमित्र, तो जो अग्निमित्र है ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। मतलब जो शुंग वंश हुआ ना मौर्यों के पतन के बाद, तो उसी शुंग वंश का शासक था अग्निमित्र, और उस मालविका उसकी प्रेमी थी, तो उन्हीं को लेकर के कालिदास जी ने नाटक लिखा था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 7 नाम आप लोगों को याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन में आ रहा होगा, किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? देखो औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह था, और मुगल और सिखों के बीच संबंध अकबर के समय तो ठीक थे, लेकिन अकबर के पुत्र जहांगीर के समय से जो संबंध है सिख और मुगलों के बीच खराब होने लगे थे, और 2 मुगल बादशाहों ने 2 सिख गुरुओं की हत्या भी कर दी थी। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि औरंगजेब किस सिख गुरु के हत्या के लिए जिम्मेदार था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी, दूसरा दिया है हरगोविंद जी, और तीसरा दिया है अर्जुन देव जी, चौथा जी दिया है गुरु तेग बहादुर जी। तो देखो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो तो 10वें गुरु थे, और उनके समय में मुगल बादशाह थे औरंगजेब, और औरंगजेब के साथ उनका काफी मतलब संघर्ष हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों को बलिदान भी कर दिया था। उनको जो है मतलब कि उनके जो 4 पुत्र थे ना, अजीत सिंह और जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, तो इनको उन्होंने बलिदान कर दिया था। जो बड़े पुत्र थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो लोग चमकौर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं पर जो छोटे पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को जो सरहिंद का नवाब था, जो मुगलों के अधीन था, औरंगजेब के अधीन था, सरहिंद का नवाब वजीर खां, उसने इन छोटे पुत्रों की हत्या करवा दी। और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो आखिरी सिख गुरु हुए, क्योंकि इसके बाद उन्होंने जो है गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया, और जो इनका जो आदि गुरु ग्रंथ है ना सिखों का, तो उसको ही
अंतिम गुरु माना गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे, इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की और इनकी भी हत्या हुई थी। ध्यान रखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की भी हत्या हुई थी, लेकिन इनकी हत्या किसने की थी? तो एक अफगान अपराधी ने की थी। जब ये दक्षिण भारत में गए हुए थे तो गुरु गोविंद सिंह जी की वहां पर हत्या हुई थी, न कि मुगलों द्वारा इनकी हत्या की गई थी। तो 3 गुरुओं की हत्या हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनमें से एक गुरु गोविंद सिंह जी थे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है हरगोविंद, गुरु हरगोविंद जी, और तीसरा दिया है अर्जुन देव। तो हम लोग पहले गुरु अर्जुन देव जी के विषय में बात कर लेते हैं। तो जो गुरु अर्जुन देव जी थे ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जी तो अकबर के साथ तो इनके अच्छे संबंध थे, लेकिन जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है सन 1605 में, और उसका बड़ा पुत्र जहांगीर जो एकमात्र पुत्र था, मतलब बाकी मर गए थे दारू वारू पीने के कारण, तो जो जहांगीर था वो बन जाता है बादशाह। लेकिन जहांगीर का जो पुत्र होता है खुसरो, मैं यहां लिखता चलूं क्या, तो जो खुसरो जो कि जहांगीर का बेटा है, अब जो खुसरो का पिता है जहांगीर वो बन गया है बादशाह, और कायदे से देखा जाए तो अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर वही तो उत्तराधिकारी होगा ना। अब पिता के जीवित रहते हुए पोता कैसे शासक बन सकता है? लेकिन जो खुसरो है उसके मन में जहांगीर के स्थान पर खुद बादशाह बनने की लालसा थी, क्योंकि जो जहांगीर था ये बिल्कुल दारू वारू पीने का शौकीन था, शराबी था, तो कई मामलों में ये लायक नहीं था। और कई सारे जो सरदार थे वो खुसरो का समर्थन कर रहे थे, स्पेशली मानसिंह जो कि खुसरो का मामा भी था। तो खुसरो जो है बादशाह बनना चाहता था, बगावत कर देता है अपने पिता के खिलाफ और भाग जाता है पंजाब में। पंजाब में गुरु अर्जुन देव वो जो है खुसरो को आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुम जो है बादशाह बनोगे। तो ये चीज जो है जहांगीर को पसंद नहीं आती है कि सिख गुरु जो है उसके विरोधी पुत्र, उसके विद्रोही पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं बादशाह बनने की। तो जहांगीर क्रोधित होता है, पहुंच जाता है पंजाब, और जो गुरु अर्जुन देव जी है उनकी हत्या कर देता है। तो जहांगीर ने किसकी हत्या की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव जी की। तो जो अगला जो ऑप्शन दिया, मतलब जो गुरु अर्जुन देव है वो मतलब औरंगजेब पूछा है ना कि औरंगजेब किस गुरु की हत्या के लिए जिम्मेदार है, तो यहां पर जहांगीर इसने किसकी हत्या की थी? गुरु अर्जुन देव जी की, ध्यान रखेंगे। और वहीं मैंने बताया कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनकी भी हत्या हुई थी। इसके बाद जो ऑप्शन में दिया हुआ है हरगोविंद, गुरु हरगोविंद जी, तो जो गुरु हरगोविंद जी थे वो गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे। अब चूंकि गुरु अर्जुन देव जी की हत्या हुई तो गुरु हरगोविंद जी क्या बोलते हैं कि भाई अब हमको लड़ना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। तो यह भी पूछा गया है कि सिखों को किसने लड़ाकू जाति में बदला, तो गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र गुरु हरगोविंद जी ने बदला। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और गुरु हरगोविंद जी ने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर जी किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। अब क्या होता है कि जो औरंगजेब था ना, मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से असहिष्णु था। वो जो है गैर मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, स्पेशली हिंदुओं को। उसने कईयों को पकड़ पकड़ करके धर्म परिवर्तित करवाया, इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया। तो ऐसे ही औरंगजेब ने जो कश्मीर में जो पंडित थे उनके ऊपर वो दबाव बना रहा था कि तुम जो है हमारे धर्म को कबूल करो। अब वो जो पंडित हैं वो पहुंच जाते हैं गुरु तेग बहादुर जी के पास कि जो औरंगजेब है ऐसा ऐसा बोल रहा है कि हमारा धर्म परिवर्तन कर देगा, इस टाइप से। तो जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो बोलते हैं कि तुम जाओ औरंगजेब के पास और उसको बोलो कि पहले तुम गुरु तेग बहादुर जी से अपना धर्म कबूल करवाओ। अगर गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म कबूल कर लेंगे तो हम भी तुम्हारा धर्म कबूल करेंगे। तो ये बोलते हैं पंडित जाके औरंगजेब को, जो कि गुरु तेग बहादुर जी ने बोला था। अब जो है औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी को बुलाता है दिल्ली और फिर एड़ी चोटी का जोर लगा देता है गुरु तेग बहादुर को अपने धर्म को कबूल करवाने के लिए। लेकिन जो गुरु तेग बहादुर जी हैं तमाम कठिनाइयों को सहते हैं, जो भी अत्याचार उन पर किए जाते हैं उनको वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। अंततः औरंगजेब परेशान हो जाता है और क्या करता है, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाने का आदेश जारी कर देता है। पहले तो उसको लगता है कि गुरु जो है अपनी हत्या का घोषणा सुनकर के ही डर जाएगा और मेरी बात मान लेगा, लेकिन गुरु जो है डरते नहीं है और अंततः औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा देता है। तो यहां ध्यान रखेंगे जो जहांगीर था उसने गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवाई और जो
औरंगजेब था उसने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई, और जो अपने 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी हत्या जो है दक्षिण भारत में किसी अपराधी द्वारा की गई थी। तो ये 3 गुरुओं की हत्या हुई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये दोनों ना औरंगजेब, अर्जुन देव और औरंगजेब और तेग बहादुर, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखो बड़ा ही सरल क्वेश्चन लिया है मैंने। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है बाबर व राणा सांगा के बीच, हेमू व अकबर के बीच, हुमायूं व शेर शाह के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 में। 1526 में प्रथम पानीपत की लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, किसके मध्य हुई थी? तो देखो जो 1526 है, इस समय भारत में किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी, वो शासन कर रहा था ना इस समय। और बाबर अटैक करता है, और किसके बीच लड़ाई हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच घमासान लड़ाई हुई। और इसी युद्ध में, पानीपत के ही पहले युद्ध में, जो बाबर है अपने साथ तोप वगैरह भी लेकर के आया था, तोप से गोले उसने दागे, जो कि हम भारतीयों के लिए उस समय नई चीज थी। हालांकि जो भारतीय थे ना, वो बारूद से परिचित थे। बारूद का प्रयोग दक्षिण भारत में जो बहमनी साम्राज्य है वहां पर किया जा रहा था, बारूद का प्रयोग। लेकिन बारूद का जो प्रयोग है वो तोप में किस तरह से किया जाता है और उससे किस तरह से सेना को या किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो जो है नॉलेज में नहीं था। लेकिन बारूद के प्रयोग के विषय में जानते थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां केवल तोप का प्रयोग हुआ था पहली बार। और एक युद्ध नीति है तुलगमा युद्ध नीति, इसका जो है औरंगजेब ने प्रयोग किया। किस नीति का? तुलगमा युद्ध नीति। इसमें क्या होता था? शत्रु को चारों ओर से घेर लिया जाता था। तो ये तुलगमा युद्ध नीति। वही बात करें अगर हम लोग बाबर और राणा सांगा की, तो बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। वहीं 1528 में, बाबर की बात निकली है तो बता देता हूं, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? चंदेरी। देखो 1527 में खानवा किसके साथ? राणा सांगा के साथ। और 1526 में पानीपत। इसने 4 युद्ध लड़े थे। वैसे तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन भारत में इसके 4 प्रसिद्ध युद्ध हैं। 1526 में पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ। 1528 में चंदेरी का युद्ध किसके साथ? मेदिनी राय के साथ है। इसके बाद 1529 में क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध। जो बचे कुचे अफगान थे ना, बचे कुचे जो अफगान थे, उनके साथ हुआ था घाघरा का युद्ध। किसके बीच? बाबर। तो एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ ये लोग। तो ये 4 युद्ध आप लोगों को याद रखना है। 1526, 27, 28, 29, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। कई सारे बच्चे इसमें बढ़िया बढ़िया ट्रिक भी बनाते हैं कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया और सो गया। सो गया मतलब 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। शुरुआत में इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन उसको वहां आराम नहीं मिलता है तो काबुल ले जाया जाता है, जहां से वो आया था। तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर जाकर के सो गया। ऐसे आप लोग बोल सकते हो। जैसा भी ट्रिक बनाओ आप लोगों को याद रखने के हिसाब से, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन में और क्या दिया है? हुमायूं और शेर शाह। हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था, और शेर शाह कौन था? एक अफगान सरदार था। तो इन दोनों के बीच भी 36 का आंकड़ा था, और दोनों के बीच 2 मशहूर युद्ध हुए हैं। एक तो था आपका चौसा का युद्ध। चौसा कब लड़ा गया था? तो 1539 में, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह से हार हो जाती है। उसके बाद है कन्नौज। कन्नौज जिसको बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज अथवा बिलग्राम। यह युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। इसमें हुमायूं बुरी तरह से हार जाता है, अंतिम रूप से हार जाता है, और उसको जो है अपना राजपाट छोड़ करके भागना पड़ता है, और शेर शाह सूरी कुछ वर्षों के लिए भारत में शासन करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? अच्छा, हेमू और अकबर। तो अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा। देखो बाबर
उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। तो अकबर के समय में 1556 में, अकबर के समय कब, 1556 में हेमू के साथ पानीपत के मैदान में लड़ाई लड़ी जाती है, जिसको बोला गया पानीपत का दूसरी लड़ाई। देखो पहली कब हुई थी, 1526 में। उसके ठीक 30 वर्ष बाद बाबर का पोता अकबर, वो जो है 1556 में अपना राजपाट प्राप्त करने के लिए हेमू अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य से लड़ाई लड़ता है 1556 में पानीपत के ही मैदान में, जिसको पानीपत की दूसरी लड़ाई बोली गई। और इसमें जो अकबर जीत जाता है, हेमू की मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या पूछा था कि अपना क्या कहते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था, तो ऑप्शन दिया हुआ है दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। करो या मरो मतलब कि भाई प्रयास करो, नहीं कर सकते हो तो मर जाओ, ये टाइप का उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। तो ये नारा किस आंदोलन में दिया गया था, पहला बोल रहा है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, यही लिखते हैं हम, 1816 में होम रूल आंदोलन। इसके जो नेता थे, एक थी एनी बेसेंट, दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक जी। और जो महात्मा गांधी जी थे, इस समय उनका आगमन हो चुका था 9 जनवरी, मैंने यहां 1816 लिखा ना, 1916 है, माफी चाहूंगा, 1916 में होम रूल आंदोलन। तो जो महात्मा गांधी जी हैं, उनका भारत में आगमन होता है 1915, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आते हैं। लेकिन उनके जो गुरु, जिनको वो अपना गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, वो महात्मा गांधी जी को सलाह देते हैं कि तुम जो है यहां अपना काम शुरू करो, उससे पहले तुम भारत को देखो, भारत को जानो। और जो महात्मा गांधी जी हैं, वो फिर ट्रेन से जो है पूरे भारत में भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो इस समय वो एक्टिव नहीं थे, तो होम रूल आंदोलन में महात्मा गांधी जी का कोई संबंध ही नहीं था। दूसरा बोल रहा है दांडी यात्रा। भाई दांडी यात्रा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए महात्मा गांधी जी को कोई एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे एकदम बवाल मच जाए, मतलब कि चारों तरफ जो है एकदम खबर बन जाए। तो ऐसा कुछ वो तरीका ढूंढ रहे थे और उनको तरीका मिल जाता है नमक कानून का उल्लंघन करने का। और उसका उल्लंघन वो कैसे करते हैं, साबरमती से दांडी, दांडी जो कि समुद्र तट में एक स्थान होता है, तो साबरमती से दांडी तक की वो जो है पैदल यात्रा करके जाते हैं। और दांडी पहुंच करके वो क्या करते हैं, नमक बनाते हैं। और उस समय नमक बनाना जो है गैर कानूनी होता था, तो वो जो है नमक बनाए वहां पर, तो उन्होंने कानून का उल्लंघन कर दिया। तो ये जो दांडी यात्रा है, इस टाइम पर ऐसा कोई करो या मरो का नारा नहीं दिया गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बोल रहा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। 1920 में, और महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किया गया सबसे पहला ये वृहद आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। और पहली बार ना भारत की एक बहुत बड़ी जनता आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो इसमें भी इस टाइप का कोई नारा नहीं था। तो अब क्या बच जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि सन 1942 में हुआ था, इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और मैंने शायद पिछले किसी वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बताया था कि 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव पारित होता है, 8 अगस्त 1942 को। और उसके ठीक दूसरे दिन सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के नेतागण भी शामिल थे। तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखिएगा। तो करो या मरो का नारा किसमें दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो ले ही सकता हूं ना। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ऑप्शन दिया हुआ है डलहौजी, कैनिंग, उसके बाद कार्नवालिस और कर्जन। तो यहां पर देखिए 1857 की बात कर रहा है, तो हम लोग जो है अभी तक लॉर्ड डलहौजी तक का हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था, 1848 से 1856 तक। और जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, या कहें 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसका जो समय है कब से कब तक है, 1857 में शुरू हुआ, 1858 में समाप्त हो गया। तो इस समय तो डलहौजी था नहीं, तो डलहौजी तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद बोल रहा है कार्नवालिस। भाई कार्नवालिस ये तो 18वीं शताब्दी में था ना,
स्थायी बंदोबस्त लाया कार्नवालिस ने। 1786 से 1793 इसका कार्यकाल था कार्नवालिस का, तो ये भी नहीं हो सकता। करजन, हालांकि हम लोगों ने करजन के विषय में नहीं पढ़ा है, लेकिन करजन का संबंध जो भारत और बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था ना, जो बंगाल विभाजन हुआ था, सॉरी भारत बांग्लादेश नहीं, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में। तो इससे जुड़ा हुआ है करजन का नाम। तो बच कौन गया? कैनिंग। तो कैनिंग जो कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आता है, तो उसी के समय में भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या फिर जिसको विद्रोह कहा गया है वो हुआ था। तो इस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। और फिर 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटिश संसद द्वारा, और भारत में ब्रिटिश संसद के शासन की शुरुआत होती है, महारानी के शासन की शुरुआत होती है, और जो गवर्नर जनरल का पद होता है उसको बना दिया जाता है भारत का वायसराय। और इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बन जाता है। तो आंसर होगा आपका कैनिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अमृतसर की संधि से किसका संबंध है? अमृतसर की संधि से किसका संबंध है? वेलेजली, डलहौजी, चार्ल्स मेटकॉफ और कार्नवालिस। तो देखो, अमृतसर की संधि हम लोगों ने पढ़ा था, किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ थे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। तो कौन से अंग्रेज थे? 1809 में हुआ था ये संधि, 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। तो कौन थे यहाँ पर? चार्ल्स मेटकॉफ थे, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ये जो है अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में लाहौर जाता है और वहां पर महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि करता है। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो प्रथम। वो जो है इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, और अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ वो जो है महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि करता है। और इस अमृतसर की संधि के तहत क्या तय होता है कि जो सतलज नदी है वो सिख और अंग्रेजों के राज्य की सीमा स्वीकार कर ली गई। हालांकि इस समय ना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो राज्य है सतलज तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उस तरफ का जो क्षेत्र था उस पर अंग्रेज अपना दावा करता था। तो जो 1809 की जो संधि हुई, अमृतसर की संधि, उसमें यह तय हो गया कि जो अंग्रेज हैं वो सिंधु को पार करके उस पार सतलज, मैं लिख ही देता हूं सतलज। तो ये तय हुआ कि जो अंग्रेज हैं वो सतलज नदी को पार करके उस पार नहीं जाएंगे सिख साम्राज्य में, और जो सिख हैं वो लोग सतलज नदी को पार करके इस तरफ नहीं आएंगे अंग्रेजों की तरफ। तो ये तय हुआ था। नदी आप लोगों को ध्यान रखना है, सतलज नदी को स्वीकार की गई चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मगध में शासन करने वाले राजवंशों का सही कालक्रम है। तो मगध में जितने भी राजवंश शासन किए थे उनका सही कालक्रम लगाना है। पहला दिया हुआ है शिशुनाग, दूसरा दिया हुआ है नंद और तीसरा दिया हुआ है हर्यक। आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखो, जो सबसे पहले शासन करते हैं हर्यक वंश। सबसे पहले किसने शासन किया? हर्यक। हर्यक वंश जिसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार था ना। दूसरे नंबर पर आता है शिशुनाग, जिसका संस्थापक था शिशुनाग। तीसरे नंबर में जाहिर सी बात है नंद आएगा, नंद। इसका जो संस्थापक था महापद्मनंद। यहां हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद। इसके बाद कौन आएगा? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की। मौर्य के बाद कौन आएंगे? तो अपने शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके। तो ये आप क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। तो यहां पर ये तीन का ही पूछा है, तो हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद। इस तरह से संस्थापक भी आप लोगों को याद रखना है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, नंद वंश का महापद्मनंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद ये जो लाइन है ये आगे बढ़ती जाएगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा भारत के जितने भी राजवंश है उनसे संबंधित वीडियोज। तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो क्रम है आप लोग कूट मिला लीजिए, बाकी मैंने इसका जो है क्रम से लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सुमेलित करने, जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो सुमेलित करिए, आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक तरफ मुगल बादशाहों के नाम दिए हुए हैं, उत्तर मुगल कालीन बादशाहों के नाम। तो दिया हुआ है बहादुर शाह जफर, जहांदर शाह, फर्रुख सियर और
मोहम्मद शाह। दूसरी तरफ इनके जो उपाधियां हैं वो दी हुई है रंगीला, शाह ए बेखबर, लंपट, मूर्ख और घृणित कायर। तो आपको जो है सुमेलित करना है कि किस मुगल बादशाह को कौन सी उपाधि या कौन सा उपनाम दिया गया था। तो देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है बहादुर शाह प्रथम। देखो बहादुर शाह जफर वो 1858 वाले हैं, ये बहादुर शाह हैं, बहादुर शाह प्रथम। तो इसको जो उपनाम दिया गया था, इसको ना शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल हर चीज से बेखबर रहता था। तो इसकी उपाधि थी शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर इसकी उपाधि, कोई किसी चीज की इसको परवाह नहीं थी, बेखबर। उसके बाद दूसरा शासक हुआ, अच्छा इसका जो शासन काल था ना बहादुर शाह प्रथम का, ये 1707 से 1712 तक, औरंगजेब के बाद ये बादशाह बना था। दूसरे नंबर पर आता है जहांदर शाह, जो कि 1712 से 1713 तक मुगल बादशाह रहा, और इसका जो उपाधि था या उपनाम लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। और ये जो उपनाम है, ये जो उपाधियां हैं जनता द्वारा दी गई थी, जो उस समय के इतिहासकार थे उन्होंने ये सब इनको बोला है, न कि इनको स्पेशली अपना राज दरबार में उपाधि दिया जा रहा है लंपट मूर्ख, शाह ए बेखबर। ये जनता द्वारा इनको बोला जाता था, इनके काम को दर्शाता है ये उपाधियां। उसके बाद तीसरा शासक हुआ फर्रुखसियर, जो आपका जो 1713 से 1719 तक फर्रुखसियर। इसका जो उपनाम था वो था घृणित कायर। इसी ने बंदा बहादुर सिंह जी की हत्या करवाई थी। घृणित कायर। बंदा बहादुर सिंह कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी के पश्चात सिखों का नेतृत्व किया था बंदा बहादुर सिंह जी ने। और जो छोटे साहबजादे मैंने बताए ना, जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको छोटे साहबजादे कहा जाता था, उनकी हत्या का बदला लिया था किन्होंने? बंदा बहादुर सिंह जी ने। तो घृणित कायर अर्थात जो फर्रुखसियर था उसने बंदा बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। इसके बाद चौथा शासक, अच्छा फर्रुखसियर के बाद ना दो शासक और हुए, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला, जो कि थोड़े थोड़े समय के लिए बादशाह बने थे। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की उपाधि है रंगीला। उर्मिला मतोंडकर वाला रंगीला नहीं, ये इसको जो है ना ये बड़ा रंगीन मिजाज का था, इसी कारण इसको जो है रंगीला उपाधि दी गई थी। मतलब ये जो बोला जाता है ना जैसे शराब शबाब कबाब, तो उस चीज में काफी ये लगा रहता था, तो इसी कारण इसकी जो उपाधि या इसका जो उपनाम है वो रंगीला दे दिया था उस समय की जनता ने। तो ये जनता द्वारा उस समय के जो इतिहासकार थे उनके द्वारा ये उपाधि या उपनाम उत्तर मुगल कालीन बादशाहों को दिया गया था। देखिए किस अटपटे टाइप के ना, शाह ए बेखबर जिसको किसी चीज की खबर नहीं है, लंपट मूर्ख, मूर्ख बोल दिया जा रहा है, घृणित, रंगीला, तो ये सब चीजें तो ध्यान रखेंगे, अक्सर ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। अनहैप्पी इंडिया, हिंदी में दुखी भारत, किसकी रचना है? तो अनहैप्पी इंडिया, तो ये किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय और वी.डी. सावरकर। तो देखो जो दुखी भारत है अथवा अनहैप्पी इंडिया, हिंदी में दुखी भारत, अंग्रेजी में अनहैप्पी इंडिया, बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने इसको पढ़ी है। आप लोग भी अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। उस समय क्या स्थिति थी भारत की उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसको लिखने वाले कौन थे? अगर हम लोग बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इनकी रचना है इंडियन स्ट्रगल। ये भी कई बार पूछा गया है, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है ये इंडियन स्ट्रगल। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी एक पुस्तक है जिसको मैंने पढ़ी है, काफी अच्छी पुस्तक है, खंडित भारत। खंडित भारत, ये ना विभाजन के टाइम, मतलब जब भारत का विभाजन हुआ था तो उसको मद्देनजर रख करके इन्होंने लिखा है खंडित भारत, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिवाइडेड इंडिया। डिवाइडेड इंडिया, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, हिंदी में अंग्रेजी में। तो कई बार ना ऐसे आपको पूछेगा डिवाइडेड इंडिया किसकी रचना है, और ये भी पूछा गया है डिवाइडेड इंडिया किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? लाला लाजपत राय। तो जो दुखी भारत है या फिर
अनहैप्पी इंडिया, वो इन्हीं लाला लाजपत राय जी की रचना है। लाला लाजपत राय जी जिनकी हत्या किसने की थी, जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उस टाइम जो अंग्रेज अधिकारी था उसने जो है लाठियों से मार मार करके लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी थी। और बाद में फिर जो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इन्होंने फिर उनकी मौत का बदला भी लिया था। तो लाला लाजपत राय जी अनहैप्पी इंडिया अथवा दुखी भारत, ये आप लोग याद रखेंगे। इंडियन स्ट्रगल किसका है, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का। उसके बाद खंडित भारत अथवा डिवाइडेड इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पुस्तक मैंने पढ़ी है। वहीं दुखी भारत भी मैंने पढ़ी है, दोनों अच्छी पुस्तक है, आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनकी जो पुस्तक है ना, ये भी आप लोगों को पढ़नी चाहिए। 1857 या फिर इसको आगे जोड़ दिया जाता है 1857 का स्वतंत्रता समर। तो इस पुस्तक में इन्होंने उस समय जो अंग्रेज हैं उनकी पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी थी। 1857 अथवा फिर 1857 का स्वतंत्रता समर, वी.डी. सावरकर। तो ये जो पुस्तक है ना, प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दी गई थी, बैन कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो पुस्तक है उस टाइम पे ना चोरी छुपे सर्कुलेट होती थी, स्मगल किया जाता था इसको उस समय। सोचो, स्मगल नॉर्मली किन चीजों का होता है, अवैध चीजों का होता है ना, जो ड्रग हो गया उन सब चीजों का होता है स्मगल। लेकिन उस टाइम पर अंग्रेजों ने इस पुस्तक को अवैध घोषित कर दिया था। कोई पढ़ते हुए बेचते हुए पाया गया, उसको सजा दी जाती थी। मतलब कि आप सोचिए, विनायक दामोदर सावरकर जी ने इस पुस्तक में अंग्रेजों का पूरा काला सच बयां किया था। तो अंग्रेज जो है इस पुस्तक से भयंकर डरते थे कि अगर ये भारतीयों के हाथ में पहुंचा तो हमारी तो बैंड बज जाएगी। लेकिन बहुत सारे भारतीयों के हाथ में पहुंची, और इस पुस्तक का भी ना भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में बहुत बड़ा योगदान था। आप लोग पढ़िएगा, ये सारी जो किताबें हैं आपको अमेजन में भी मिल जाएंगी, आपके लोकल मार्केट में भी आप लोग पता करेंगे वहां भी मिल जाएगी, या फिर आप लोग सीधे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, जो जिला ग्रंथालय होता है ना, वहां से भी इनको अवेल करके पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ ये जो आज का वीडियो है हम लोग का समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन के पीछे काफी समय ले रहा हूं। 10 क्वेश्चन 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, काफी बड़ा टाइम होता है। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको भी लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।